नमस्कार दोस्तों, जस्ट रीड में आपका स्वागत है और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इकिगाई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सुबह उठते ही वो हल्की सी मुस्कान क्यों आती है? कभी लगा है कि दिन की शुरुआत में एक अनजानी सी एनर्जी क्यों दौड़ जाती है? या फिर कभी अपने दिल से ये सवाल किया है, आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरा असली पर्पस क्या है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, इकिगाई, वो इसी सवाल का जवाब देती है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अनोखी चमक होती है, एक कारण जिसकी वजह से वो सुबह उठता है। जापान में इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इकिगाई, यानी जीने का कारण। तो चलिए, आज हम एक लंबी, गहरी, दिल को छू लेने वाली यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जहां हम समझेंगे कि खुश रहना कोई टेक्निक नहीं, एक आर्ट है। और ये आर्ट हर इंसान सीख सकता है। आप आराम से बैठिए, मन को हल्का कर लीजिए और मेरे साथ चलिए ओकिनावा की उस धरती पर जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग लोग रहते हैं, जहां लोग मुस्कुराते हुए 100 साल तक जी लेते हैं और कहते हैं, हमारा सीक्रेट सिंपल है, हम हर दिन अपने इकिगाई के पीछे जीते हैं। अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। दोस्तों, किताब की शुरुआत होती है एक बेहद प्यारे ऑब्जर्वेशन से। लेखक कहते हैं कि अगर आप दुनिया के सबसे हेल्थी, हैप्पी और लॉन्ग लिविंग लोगों को देखना चाहें तो आपको जापान के ओकिनावा जाना चाहिए। वहां के लोग उम्र नहीं गिनते, दिन गिनते हैं। वो कहते हैं, आज का दिन कैसे जिया जाए, यही असली बात है। अब सोचिए, ऐसी दुनिया में रहना कैसा होगा? सुबह सूरज उगे, हवा में सी ब्रीज हो, सामने पहाड़ और हरियाली, और इंसान कहे, आज भी मेरे पास रीजन है जीने का। यही है इकिगाई का जादू। लेकिन इकिगाई सिर्फ खूबसूरत सुबहों का नाम नहीं, ये 4 सिंपल चीज़ों का मिलन है। आप क्या लव करते हैं? आप किस काम में अच्छे हैं? दुनिया को आपसे क्या फ़ायदा है? और वो काम जिसके लिए आपको पैसा भी मिल सके। जब ये 4 सर्कल मिलते हैं, बीच में जो मिलता है, वही है आपका इकिगाई। ये सुनकर शायद आप सोचें, इतना सिंपल, लेकिन ढूँढेंगे कैसे? यही तो इस किताब का मूल है और यही हमारी कहानियों की जान। अब चलिए ओकिनावा के गाँवों का माहौल महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि वहाँ के लोग कभी जल्दी नहीं करते। उनके पास एक शब्द है, हारा हाचिबो, जिसका मतलब है पेट 80% भरते ही खाना बंद। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि जरूरत से ज्यादा खाना हमारी एनर्जी और लाइफ दोनों को कम कर देता है। अब सोचिए, हम लोग कितनी बार माइंडलेसली खाते हैं, कितनी बार स्ट्रेस में एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं। लेकिन वहां लोग खाने का स्वाद लेते हैं, धीरे खाते हैं, हर बाइट में ग्रेटिट्यूड होता है। लेखक बताते हैं कि यह आदत सिर्फ डाइट नहीं, एक सोच है, संयम और संतुलन। और वहीं से शुरू होती है लॉन्ग लाइफ की फाउंडेशन। फिर किताब हमें ले जाती है उस कॉन्सेप्ट पर जिससे मैं खुद बहुत प्रभावित हूं, फ्लो स्टेट, जहां आप इतना डूब जाते हैं किसी काम में कि समय रुक सा जाता है। आपने कभी महसूस किया है? कभी कोई गेम खेलते हुए, पेंटिंग करते हुए, गार्डनिंग करते हुए, या कोई ऐसा काम करते हुए जो आपके दिल के पास हो? बस वही है, फ्लो फ्लो और इकिगाई मिलकर लाइफ को एक अलग ही चार्म दे देते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप वो काम ढूंढ लें जिसमें आपका मन नेचुरली डूब जाए, तो आप खुद ब खुद खुश रहने लगेंगे। अब सोचिए, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते ही एक्साइटेड महसूस करते हैं? बहुत कम ना, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जो करना पड़ता है। लेकिन इकिगाई कहता है, वो करो जो दिल को जिंदा रखे। यही बात दिल को छू जाती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी खुशी भूल जाते हैं और ड्यूटी में फंस जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, ड्यूटी जरूरी है, पर आइडेंटिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आइडेंटिटी मिलती है अपनी इकिगाई से। अब किताब हमें पुराने जापानीज गांवों में ले जाती है, जहां सेंटेनारियंस यानी 100 से ज्यादा उम्र के लोग खुले दिल, साफ आंखों और हल्की मुस्कान के साथ बात करते हैं। उनकी स्किन पर रिंकल्स होते हैं, लेकिन उनके दिल में एक अलग ही चमक। वो कहते हैं, हम कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि हम वो काम करते हैं
जिसे हम लव करते हैं। काम हमारे लिए बोझ नहीं, खुशी का एक हिस्सा है। अब सोचिए, हम लोग रिटायरमेंट को अल्टीमेट ड्रीम मानते हैं, लेकिन जापान में कहा जाता है रिटायरमेंट मतलब डेथ का इंतजार, क्योंकि इंसान का मन खाली हो जाए तो लाइफ का फ्लो रुक जाता है। लेखक यहाँ बताते हैं कि इकिगाई सिर्फ करियर नहीं है, ये हॉबी भी हो सकती है, रिश्ते भी, कम्युनिटी भी, कोई छोटी सी डेली रूटीन भी। आप गार्डन उगा रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है, ये आपका इकिगाई है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं और वो मोमेंट्स आपको अलाइव महसूस कराते हैं, यही आपका इकिगाई है। इस किताब का सबसे सुंदर मैसेज यही है, हर इंसान का इकिगाई अलग होता है। आपको बस इतना करना है, अपने दिल की आवाज सुननी है। फिर किताब में बात होती है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस आज मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा थीफ है। सपने चुराता है, नींद चुराता है, खुशी चुराता है। लेकिन ओकिनावा के लोग स्ट्रेस को एक दूरी पर रखते हैं। कैसे? बहुत सिंपल टेक्निक्स, धीमी लाइफ, छोटी छोटी खुशियां, कम्युनिटी सपोर्ट और पर्पसफुल डेली रूटीन। लेखक कहते हैं कि स्ट्रेस का परफेक्ट एंटीडोट है इकिगाई, क्योंकि जब आपके पास रीजन हो तो स्ट्रेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब सोचिए, कितनी बार हम किसी छोटी समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि दिन खराब हो जाता है, लेकिन ओकिनावा के लोग छोटी समस्या पर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उनका फोकस समस्या नहीं, पर्पस पर होता है। अब एक छोटा सा प्यारा एग्जाम्पल आप इमेजिन करें। 102 साल की एक जापानी दादी अपने छोटे गार्डन में फूल सींच रही है। उसके हाथ हल्के कांपते हैं, लेकिन स्माइल स्टेडी है। लोग पूछते हैं, आप इतना काम क्यों करती हैं? वो कहती है, क्योंकि इन फूलों को मेरी जरूरत है, बस। यही है उसका इकिगाई, एक जरूरत का एहसास, एक कनेक्शन, एक पर्पस। अब सोचिए, अगर एक इंसान को अपने फूलों में पर्पस मिल सकता है, तो हम अपने लाइफ में क्यों नहीं ढूंढ सकते? किताब आगे बताती है कि हमारा इकिगाई ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर देखना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन, शांत मन और ऑनेस्ट सवाल, मेरी खुशी कहाँ है? मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूं? मैं किन चीजों में खो जाता हूं? मैं दूसरों के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं? अब सोचिए, ये सवाल सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका जवाब देना मुश्किल होता है। लेकिन लेखक कहते हैं, धीरे धीरे ढूंढो, जितना खुद को समझोगे उतना इकिगाई के करीब जाओगे। एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है, वाबी साबी, यानी इम्परफेक्ट ब्यूटी। किताब कहती है लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसी इम्परफेक्शन में लाइफ का असली रंग है। हम लोग हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फ्यूचर। लेकिन इकिगाई कहता है इम्परफेक्ट भी ब्यूटीफुल हो सकता है। अब सोचिए, कितनी राहत मिलती है ये सुनकर कि हमें परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं, बस धीरे धीरे बेटर होने की जरूरत है। आगे किताब बताती है कि लॉन्जेविटी, यानी लंबी उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट है एक्टिव रहना। जापान में कहा जाता है बॉडी को रेस्ट मत होने दो। वो लोग रोज चलते हैं, हल्की एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, ताई ची करते हैं। है क्यों? क्योंकि एक्टिव बॉडी इक्वल्स एक्टिव माइंड इक्वल्स लॉन्ग हैप्पी लाइफ। अब सोचिए, हम में से कितना लोग दिन भर बैठे रहते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी। लेकिन किताब कहती है थोड़ा चलो, थोड़ा हिलो, थोड़ा जियो। यही इकिगाई का पार्ट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिटी। ओकिनावा में लोग अकेले नहीं जीते। वहां एक कंसेप्ट है, मोआई, एक छोटे से ग्रुप का सपोर्ट सिस्टम। मदद, हंसी, रोना, शेयरिंग, फेस्टिवल्स, सब कुछ साथ। लेखक बताते हैं कि अकेलापन हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एनिमी है, लेकिन लविंग, सपोर्टिव लोग लाइफ को लंबा और मीनिंगफुल बना देते हैं। अब सोचिए, हम मॉडर्न लोग डिजिटल दुनिया में तो कनेक्टेड हैं, लेकिन दिल से किसी से जुड़े बहुत कम। इसलिए किताब कहती है अपना छोटा सा मोआई बनाओ, 2 से 4 ऐसे लोग जिनके साथ आप रियल हो सके। यही लाइफ को सेफ भी बनाता है और सोलफुल भी। और अब किताब हमें इकिगाई के सबसे इंपॉर्टेंट लेयर पर ले जाती है,
स्मॉल जॉयज, छोटी छोटी खुशियां, सूरज की हल्की धूप, चाय की चुस्की, संगीत, बच्चों की हंसी, एक प्लांट की नई लीफ, एक थैंक यू, एक हग। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, बस बिग सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन किताब कहती है स्मॉल जॉयज ही बिग हैप्पीनेस बनती है, और यही इकिगाई का हिस्सा है। हम अभी अभी ओकिनावा की शांत गलियों, फूलों की खुशबू और हल्की हवा वाले उन पलों से लौटे थे जहां हर चेहरा इकिगाई से चमकता है। अब हम किताब के उस गहरे हिस्से में कदम रखते हैं जहां लेखक बताते हैं इकिगाई केवल महसूस करने या सोचने की चीज नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है। अब सोचिए, जिस तरह शरीर को हेल्थी रखने के लिए रोज थोड़ा चलना, थोड़ा हिलना जरूरी है, ठीक वैसे ही मन को अलाइव रखने के लिए रोज इकिगाई को टच करना जरूरी है। चलिए अब किताब के नेक्स्ट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दोस्तों, हमारे मन में कई बार एक बड़ा सवाल उठता है, मैं अपना इकिगाई कैसे ढूंढूं, कहां से शुरू करूं? लेखक बड़े सरल तरीके से कहते हैं, इकिगाई कोई अचानक आसमान से गिरने वाली चमकती चीज नहीं। इकिगाई आपकी डेली लाइफ में ही छुपा हुआ है, बस आपको रुककर देखना है। आपने कभी नोटिस किया, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय आपको थकान नहीं होती, आप चाहे घंटों उस काम में लगे रहें, लेकिन आपका मन खुश रहता है। ये वही काम है जो आपको इकिगाई के करीब ले जाते हैं। अब सोचिए, किसी बच्चे को देखिए, वो ड्राइंग बना रहा है, रंग फैल रहे हैं, लाइंस टूट रही हैं, शेप्स परफेक्ट नहीं, लेकिन उसकी स्माइल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्योर एनर्जी के साथ जी रहा है। लेखक कहते हैं, अपने चाइल्डहुड मोमेंट्स याद करो, वो कौन सी एक्टिविटी थी जिसमें तुम खो जाते थे? क्योंकि इकिगाई कई बार बचपन की उसी वॉइस में छुपा होता है जिसे हम बड़े होकर इग्नोर कर देते हैं। आगे किताब में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आता है, रीजन टू गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठने का एक कारण। ओकिनावा के लोग कहते हैं, अगर आपके पास सुबह उठने की वजह है तो लाइफ अपने आप हल्की हो जाती है। उन्हें अपने गार्डन का रीजन है, किसी को अपने दोस्तों का, किसी को अपनी कला का, किसी को अपनी फैमिली का, किसी को अपनी जॉब में मीनिंग मिलता है, किसी को अपनी स्किल में खुशी मिलती है। अब सोचिए, क्या हमारे पास सुबह उठने का कोई पर्सनल कारण है? अलार्म का शोर, काम का प्रेशर, या बस एक आदत? किताब कहती है, अगर आप अपनी मॉर्निंग को लव करने लगें तो पूरा दिन हैप्पी हो जाता है। इसीलिए लेखक बताते हैं कि हर दिन अपने इकिगाई को लाइटली टच करना जरूरी है। अब यहाँ एक छोटी सी कहानी आती है जो दिल को बहुत छू जाती है। ओकिनावा में एक बुजुर्ग दंपति था, दोनों की उम्र 90 के ऊपर थी। लोग पूछते, आप दोनों इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? वो हंसकर कहते, हमारा सीक्रेट सिंपल है, सुबह उठते ही हम एक दूसरे को ओहायो कहते हैं, यानी गुड मॉर्निंग, फिर स्मॉल ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर अपने गार्डन में 10 मिनट साथ बैठते हैं, और उसके बाद हम दोनों अपने अपने छोटे काम करते हैं। हम एक दूसरे को रोकते नहीं, सपोर्ट करते हैं। अब सोचिए, ये रूटीन सिंपल है, लेकिन यही स्मॉल रिचुअल्स उनकी लाइफ को मीनिंग दे रहे हैं। यही इकिगाई है। किताब कहती है, इकिगाई में लग्जरी की जरूरत नहीं होती, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अब किताब में बात होती है फ्लो प्लस पर्पस की। फ्लो वो अवस्था है जहां आप टाइम भूल जाते हैं, और पर्पस वो दिशा है जहां आप उस फ्लो को यूज करते हैं। फ्लो इज ब्लिस, पर्पस इज डायरेक्शन। अब सोचिए, अगर किसी के पास डायरेक्शन न हो तो वो चाहे जितना मेहनत करे, रास्ता लंबा लगता है। लेकिन अगर डायरेक्शन हो तो छोटी मेहनत भी मीनिंगफुल महसूस होती है। लेखक कहते हैं, इकिगाई वो जगह है जहां फ्लो और पर्पस एक दूसरे को गले लगाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक पेंटर हैं, आप रंगों में खो जाते हैं, टाइम भूल जाते हैं, ये फ्लो है। और जब आपकी पेंटिंग किसी के घर में खुशी लाती है या किसी एग्जीबिशन में लोगों को इंस्पायर करती है, ये पर्पस है। फ्लो आपकी पर्सनल खुशी है, पर्पस दूसरों तक पहुंची हुई खुशी है। जब दोनों मिल जाते हैं, इकिगाई बॉर्न होता है।
अब किताब हमें ले जाती है एक बेहद दिलचस्प साइंटिफिक हिस्से में। लॉन्जेविटी रिसर्च वैज्ञानिकों ने ओकिनावा के लोगों को करीब से स्टडी किया, उनका खाना, उनकी मूवमेंट, उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी लाइफस्टाइल, और उन्होंने पाया कि लॉन्ग लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट न सिर्फ डाइट, न जेनेटिक्स, बल्कि यह है एक्टिव माइंड प्लस एक्टिव हार्ट प्लस एक्टिव पर्पस। अब सोचिए, हम जब लाइफ से बोर्ड महसूस करते हैं तो हमारा माइंड स्लो हो जाता है। जब हम अकेले महसूस करते हैं हमारा हार्ट हैवी हो जाता है। और जब हम पर्पसलेस फील करते हैं हमारी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन जिस इंसान के पास पर्पस है उसका माइंड तेज, हार्ट वार्म और एनर्जी स्टेडी रहती है। लेखक यहां बताते हैं, पर्पस गिव्स यू द पावर टू लिव लॉन्गर। जैसे बैटरी रिचार्ज होती है वैसे ही पर्पस आपकी लाइफ रिचार्ज करता है। किताब एक और ब्यूटीफुल हैबिट के बारे में बताती है, नेवर रिटायर मेंटली। रिटायरमेंट का मतलब है मेन वर्क खत्म, लेकिन किताब कहती है मेन वर्क खुशी देता है, बर्डन नहीं। ओकिनावा के लोग 80, 90, 100 की एज में भी छोटे छोटे काम करते रहते हैं। किसी ने बैम्बू टॉयज बनाना नहीं छोड़ा, किसी ने फिश पकड़ना नहीं छोड़ा, किसी ने गार्डन केयर नहीं छोड़ी, किसी ने वीविंग नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानते हैं रिटायर मन होता है, उम्र नहीं। अब सोचिए, हम लोग 50 से 60 की एज आते ही कहते हैं अब मैं थक गया हूं। क्यों? क्योंकि हमारा काम मन से सेपरेट हो जाता है। हम जॉब करते हैं, पर्पस नहीं। लेकिन किताब कहती है जॉब बदल सकती है, पर्पस नहीं। अगर हमारा काम हमें खुशी दे रहा है तो रिटायरमेंट एक कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। ये सीखने लायक बात है। अब एक और प्यारा कॉन्सेप्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लिव स्लो। धीरे जियो। स्लो लिविंग का मतलब लेजी होना नहीं। स्लो का मतलब है भागना मत, सांस लो, रुको, महसूस करो, जियो। हम मॉडर्न लोग हर चीज फास्ट चाहते हैं। फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट मनी, फास्ट सक्सेस। लेकिन लाइफ फास्ट होने के लिए नहीं बनी। लाइफ बनी है महसूस करने के लिए। किताब कहती है धीरे चलने से ही आप अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं, और वही इनर वॉइस आपको इकिगाई तक ले जाती है। अब सोचिए, जब मन दौड़ रहा हो तो हम कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन जब मन शांत हो तो छोटी सी आवाज भी सुनाई देती है। यही इकिगाई की आवाज है। दोस्तों, अब किताब मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बारे में बात करती है। आप जानकर हैरान होंगे कि ओकिनावा में लगभग सभी बुजुर्ग लोगों का रूटीन एक ही जैसा होता है। सूरज उगते ही उठना, हल्का नाश्ता, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा काम, थोड़ी बातचीत, थोड़ा आराम, फिर शाम की हवा में हल्की वॉक, और फिर सिंपल डिनर, सिंपल, पीसफुल। रूटीन बेस्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि रूटीन माइंड को स्टेबिलिटी देती है, और स्टेबिलिटी से मन इकिगाई को बेहतर फील कर पाता है। लेखक कहते हैं रूटीन इज नॉट बोरिंग, इट इज फ्रीइंग। रूटीन आपको टाइम देती है, एनर्जी देती है, आइडेंटिटी देती है। अब सोचिए, हमारा रूटीन कितना स्कैटर्ड होता है। कभी हम सुबह जल्दी उठते हैं, कभी देर से, कभी खाना टाइम पर, कभी नहीं, कभी काम फोकस में, कभी स्ट्रेस में। लेकिन किताब कहती है स्टेबिलिटी गिव्स यू स्पेस टू ग्रो। ये बात सच में लाइफ चेंजिंग है। अब आते हैं एक और जरूरी कॉन्सेप्ट पर, माइंडफुलनेस, यानी प्रेजेंट में जीने की कला। लेखक कहते हैं जो इंसान वर्तमान में जीता है वही असली खुशी को टच कर पाता है, क्योंकि पास्ट रिग्रेट लाता है, फ्यूचर एंजाइटी लाता है।
लेकिन प्रेजेंट पीस लाता है। ओकिनावा के लोग हर चीज ध्यान से करते हैं। चाय धीरे धीरे पीते हैं, फूड धीरे धीरे खाते हैं, वॉक धीरे धीरे करते हैं, बात धीरे धीरे करते हैं। क्यों? क्योंकि स्लोली करने से आपको लाइफ की सटल ब्यूटी दिखने लगती है। अब सोचिए, जब आप अपनी चाय की पहली चुस्की लेते हैं, क्या आप उसे महसूस करते हैं या बस जल्दी जल्दी सिप लेकर आगे बढ़ जाते हैं? माइंडफुलनेस का यही मतलब है। रुको, महसूस करो, जियो। यही इकिगाई की पहचान है। और अब चलते हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन की तरफ। एक्सेप्ट योर यूनिकनेस। किताब कहती है हर इंसान यूनिक है, इसलिए हर इंसान का इकिगाई भी यूनिक है। अब सोचिए, कितनी बार हम खुद की कंपेयर करते हैं, किसी दोस्त से, किसी कूसिन से, किसी इन्फ्लुएंसर से। हम सोचते हैं उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन इकिगाई कहता है जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं, और जो तुम कर सकते हो वो भी कोई और नहीं कर सकता। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके अंदर क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से इकिगा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। किताब का अगला मैसेज है अपने बॉडी का ख्याल उसी प्यार से रखो जैसे प्रकृति अपने पेड़ों का ख्याल रखती है। अब सोचिए, कुदरत का कोई भी पेड़ अचानक ग्रो नहीं करता। धीरे धीरे, स्टेडी पेस में, सीजन बाय सीजन। उसी तरह हमारा शरीर भी है। और किताब कहती है बॉडी और माइंड दोनों एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। अगर बॉडी एक्टिव न रहे तो माइंड डुल हो जाता है, और अगर माइंड डल हो जाए तो पर्पस की लाइट कम हो जाती है। इसलिए लेखकों ने ओकिनावा के लोगों से पूछा, आप इतने जवान कैसे दिखते हैं? इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? उनका जवाब सिंपल था, हम रोज मूव करते हैं। अब सोचिए, हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में मूवमेंट कम होती जा रही है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम पर जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, घर आकर फिर बैठ जाते हैं। लेकिन ओकिनावा में मूवमेंट उनकी दिन का हिस्सा है। किसी का गार्डन, किसी की फिशिंग, किसी की वेविंग, किसी का वॉक, किसी का प्लेफुल एक्टिविटी। किताब बताती है कि सिर्फ 20 से 25 मिनट की सिंपल मूवमेंट भी हमारी उम्र और खुशी दोनों बढ़ा देती है। अब सोचिए, ये कितना सिंपल है, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं। किताब हमें याद दिलाती है मूवमेंट इज लाइफ, और इकिगाई मूवमेंट के साथ ही खिलता है। अब आते हैं किताब के एक बेहद इंटरेस्टिंग हिस्से पर, खाना यानी डाइट। ओकिनावा के लोग अपने फूड को सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि जीवन शक्ति मानते हैं। उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है हारा हचिबु, यानी स्टमक का सिर्फ 80% भरना। अब सोचिए, हम अक्सर ओवर ईटिंग करते हैं, कभी बोर्डम में, कभी स्ट्रेस में, कभी बस टेस्ट के चक्कर में। लेकिन ओकिनावा में खाना एक रिचुअल है। धीरे खाना, छोटे पोर्शंस और क्लीन फ्रेश फूड। किताब बताती है कि उनकी डाइट में मुख्य रूप से ये चीजें होती हैं: हरा सब्जियां, टोफू, स्वीट पोटैटो, ग्रीन टी, हर्बल टी, सीवीड, सीजनल वेजिटेबल्स, बहुत कम शुगर और बहुत ही कम प्रोसेस्ड फूड। लेखक कहते हैं उनकी डाइट लाइट है, और लाइट फूड लाइट माइंड देता है। अब सोचिए, जब हमारा खाना हैवी होता है
तो माइंड भी हैवी हो जाता है, और जब माइंड हैवी हो तो इकिगाई फील करना मुश्किल हो जाता है। यानी बॉडी और माइंड दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने चाहिए। किताब अब हमें एक इमोशनल कंसेप्ट की तरफ ले जाती है, ग्रुप का महत्व। यानी मोई ओकिनावा में किसी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ते। हर व्यक्ति 4 से 5 लोगों के स्मॉल ग्रुप का हिस्सा होता है। उसे कहते हैं मोआई, एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट ग्रुप। अब सोचिए, किसी का दुख मोआई का दुख, किसी की खुशी मोआई की खुशी, किसी का स्ट्रगल मोआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी। किताब बताती है कि ये इमोशनल बॉन्डिंग इंसान की एज को बढ़ाती है, क्योंकि अकेलापन इंसान के दिल को धीरे धीरे थका देता है। लेखकों ने कई 90 से 100 से अधिक उम्र के लोगों को इंटरव्यू किया। उन्होंने सुना कि मेरे मुआई में 4 दोस्त हैं, हम रोज शाम को चाय पीते हैं। मैं 70 साल से अपने मुआई के साथ हूं। हमने जिंदगी साथ जी है और यही हमें अलाइव रखता है। अब सोचिए, कितनी ब्यूटीफुल बात है। हम मॉडर्न लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि असली रिश्तों को समय ही नहीं देते। लेकिन इकिगाई कहता है लव और बिलोंगिंग लाइफ को लंबा बनाते हैं। किताब अब हमें एक और अद्भुत लेसन देती है, काम को कला की तरह करना। काम सिर्फ काम नहीं, एक एक्सप्रेशन है। ओकिनावा के लोगों में क्राफ्ट्समैनशिप का जुनून होता है। वो चाहे लकड़ी का खिलौना बनाए, मिट्टी का बर्तन बनाए, जाल रिपेयर करें या घर के बाहर छोटी सी सजावट करें, वो हर चीज को दिल से करते हैं। क्यों? क्योंकि जब काम में इमोशन होता है तो काम परेशानी नहीं, मेडिटेशन बन जाता है। लेखक कहते हैं जब आप किसी चीज को प्यार से करते हैं तो थकान नहीं होती, सेटिस्फैक्शन होता है। अब सोचिए, हम अपनी जॉब को कैसे देखते हैं? प्रेशर, डेडलाइन, टेंशन। लेकिन अगर हम काम को एक छोटी सी कला की तरह करें तो काम भी इकिगाई का हिस्सा बन सकता है। अब हम किताब के एक पावरफुल पार्ट में पहुंचते हैं, सार्थक लक्ष्य, मीनिंगफुल गोल्स। लेखक कहते हैं लाइफ बिना गोल्स वैसी है जैसे समुद्र में नाव बिना डायरेक्शन के। गोल जरूरी है, लेकिन बड़ा गोल नहीं, मीनिंगफुल गोल। मीनिंगफुल गोल वो है जो आपके अंदर खुशी जगाए, जो आपकी स्किल से कनेक्ट करे, जो आपके वैल्यूज से मैच करे, जो आपके मन के लिए अच्छा हो। अब सोचिए, हम अक्सर बड़े गोल्स सेट करते हैं, लेकिन मीनिंग कम होती है, और जब मीनिंग कम हो तो मोटिवेशन भी टूट जाता है। किताब कहती है छोटे सिंपल गोल्स बनाओ, डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स। इन्हीं छोटे गोल्स से लाइफ की बड़ी तस्वीर बनती है। अब एक और लवली बात, नेचर कनेक्शन। ओकिनावा के लोग नेचर में जीते हैं। उनके घरों के बाहर छोटे गार्डन्स, छोटे टेलिस्मेंस, हवा, धूप, बारिश, सबसे कनेक्शन। क्यों? क्योंकि नेचर आपको ग्राउंडेड रखती है, और ग्राउंडेड माइंड इकिगाई को आसानी से कैच कर लेता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी गार्डन में बैठे हैं, चारों ओर हरियाली, बर्ड्स, हल्की हवा। आपका मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि नेचर हमें हमारी असली जड़ें याद दिलाती है। किताब कहती है नेचर इज द साइलेंट टीचर ऑफ पर्पस। अब सोचिए, जब भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, थोड़ा नेचर में टाइम बिताइए, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। अब आता है किताब का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेजिलियंस, कठिन समय में संभलने की क्षमता। लेखकों ने कई बुजुर्गों से पूछा आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा लेसन क्या था? जवाब मिला कठिन समय आएंगे, लेकिन उनसे लड़ना नहीं, उनसे सीखना है। वाबी साबी, यानी इम्परफेक्ट लाइफ का सम्मान। अब सोचिए, हम मुश्किलों में टूट जाते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग मुश्किलों को लाइफ का नेचुरल हिस्सा मानते हैं, और यही एक्सेप्टेंस उन्हें स्ट्रेस फ्री बनाता है। किताब कहती है लाइफ में पत्थर आएंगे, लेकिन वही पत्थर आपकी राह भी बनाएंगे। दिस इज रेजिलियंस। अब हम पहुंचते हैं किताब की आत्मा पर। अपना इकिगाई कैसे पहचाने? लेखक कुछ सिंपल सवाल देते हैं और कहते हैं कि इन सवालों के जवाब धीरे धीरे ढूंढो। क्या चीज आपको खुशी देती है? कौन सा काम आपको टाइम भूलने पर मजबूर कर देता है?
आप किस काम में नेचुरली अच्छे हैं, दूसरों की किस तरह मदद कर सकते हैं, आप कब इंटरनली लाइट फील करते हैं। अब सोचिए, इन सवालों को रोज थोड़ा थोड़ा सोचने से आपका इकिगाई उभरने लगता है। जैसे पानी में धीरे धीरे कोई आकृति साफ होती जाए। किताब कहती है इकिगाई लाउड नहीं होता, वो एक हल्की नरम वॉइस होती है जो बस सुनने का इंतजार कर रही होती है। अब चलते हैं एक और प्रैक्टिकल लेसन की तरफ। संतुलन, बैलेंस। ओकिनावा के लोगों ने अपनी लाइफ में 4 चीजों को बैलेंस किया है। माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप्स, पर्पस। अगर इनमें से एक भी मिसिंग हो तो लाइफ असंतुलित हो जाती है। लेकिन जब चारों बैलेंस हो तो लाइफ अपने आप फ्लरिशिंग हो जाती है। अब सोचिए, हम कई बार बॉडी पर फोकस करते हैं लेकिन माइंड इग्नोर कर देते हैं। कभी माइंड पर फोकस करते हैं लेकिन रिलेशनशिप्स वीक हो जाते हैं। कभी रिलेशनशिप स्ट्रांग लेकिन पर्पस मिसिंग होता है। लेकिन किताब कहती है बैलेंस ही लॉन्जेविटी का असली सीक्रेट है। अब हम उस हिस्से में उतर रहे हैं जहां इकिगाई केवल कॉन्सेप्ट नहीं, एक प्रैक्टिस, एक डेली वे ऑफ लाइफ बन जाता है। किताब यही कहती है इकिगाई सोचा नहीं जाता, जिया जाता है। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, स्मॉल स्टेप्स लॉन्ग जर्नी। किताब कहती है कोई भी बड़ी चीज अचानक नहीं होती, वो छोटे छोटे कदमों की लंबी कहानी होती है। अब सोचिए, किसी को गिटार सीखना है, वो पहले दिन एक्सपर्ट नहीं बन जाता। वो डेली 10 से 20 मिनट प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे फिंगर्स स्मूथ होती हैं, रिदम बनता है और एक दिन वो म्यूजिक क्रिएट करने लगता है। इसी तरह इकिगाई भी छोटे कदमों से बोर्न होता है। आपको रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी होती है। लेखक कहते हैं अगर आप अपने इकिगाई की ओर रोज 1% भी बढ़ जाए तो साल में आप 365% ग्रो कर चुके होंगे। अब सोचिए, 1% कितना छोटा नंबर है, लेकिन यही छोटा नंबर लाइफ बदल देता है। किताब आगे एक बेहद प्यारा प्रिंसिपल बताती है, ऑलवेज स्टे क्यूरियस, हमेशा जिज्ञासु रहो। अब सोचिए, जिज्ञासा बच्चे को एक्सप्लोर करने देती है। वो हर चीज को छू कर पूछता है, ये क्या है, ये कैसे होता है। लेकिन बड़े होकर क्यूरियोसिटी कम होने लगती है। हम रूटीन में फंस जाते हैं, मन डल हो जाता है। लेकिन ओकिनावा के 90 से 100 से अधिक लोग कहते हैं हमने एक्सप्लोर करना कभी बंद नहीं किया। कोई बुजुर्ग 92 की एज में अभी भी फ्लावर गार्डनिंग सीख रहा है। कोई 88 साल की महिला नया डांस फॉर्म सीख रही है। कोई 95 का मैन अभी भी हाइकू पोएम्स लिख रहा है। क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी माइंड को यंग रखती है। जब माइंड यंग हो, हार्ट भी यंग रहता है और यही कॉम्बिनेशन लॉन्ग लाइफ देता है। किताब कहती है जब तक क्यूरियोसिटी जिंदा है, लाइफ मीनिंगफुल है। एक अब कमाल की बात, फ्लो ब्लॉकर्स। हाँ, फ्लो जितना ब्यूटीफुल है, उसे रोकने वाले एनिमीज भी उतने ही कॉमन हैं। किताब बताती है कि फ्लो को 3 चीजें खराब करती हैं, मल्टीटास्किंग, डिस्ट्रैक्शन, स्ट्रेस। अब सोचिए, हम एक ही समय में कितनी चीजें करते हैं। काम करते करते फोन देखना, फोन देखते देखते मैसेजेस रिप्लाई करना, रिप्लाई करते करते यूट्यूब खोल लेना, यूट्यूब देखते देखते माइंड में गिल्ट आना कि काम पेंडिंग है। ये साइकिल फ्लो को डिस्ट्रॉय कर देता है और जब फ्लो टूटता है, इकिगाई दूर चला जाता है। लेखक कहते हैं एक समय में एक ही काम, सिंगल टास्किंग ही फ्लो बनाती है। इमेजिन कीजिए, अगर पेंटर पेंटिंग करते वक्त बार बार मोबाइल देखे तो क्या पेंटिंग सोलफुल बनेगी? नहीं। इसीलिए किताब हमें कहती है वन टास्क, वन फोकस, वन मोमेंट, यही इकिगाई की ओर जाने वाला रास्ता है। अब आते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, डेली रूटीन फॉर इकिगाई। ओकिनावा के लोगों का रूटीन इतना सिंपल है कि सुनकर आपको लगेगा क्या सच में इतनी छोटी चीजें लाइफ बदल सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। उनका डेली रिदम कुछ ऐसा होता है, सुबह सूरज उगते ही उठ जाना, हल्की फिजिकल एक्टिविटी, चाय या सूप, अपने छोटे छोटे काम, दोस्तों परिवार से ब्रीफ बातचीत, हल्का खाना, छोटा आफ्टरनून रेस्ट, शाम को वॉक, रात को सिंपल डिनर।
अब सोचिए, इसमें कोई लग्जरी नहीं, कोई बिग प्लान नहीं, कोई हेवी स्केड्यूल नहीं, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं? स्टेडी, सिंपल, पीसफुल फ्लो। यही फ्लो बॉडी और माइंड को अलाइन करता है, और अलाइनमेंट इकिगाई का सबसे कोर हिस्सा है। किताब कहती है, हर दिन थोड़ी मूवमेंट, थोड़ी खुशियां, थोड़ा काम, थोड़ा आराम, यही लॉन्ग लाइफ का रिदम है। अब हम एक और डीपली इमोशनल कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। किताब कहती है जिस इंसान को ग्रैटिट्यूड की आदत पड़ जाए, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। अब सोचिए, हम कितनी बार अपने दिन में थैंकफुलनेस महसूस करते हैं? सुबह उठने के लिए, सांस लेने के लिए, खाना मिलने के लिए, छत के लिए, परिवार के लिए। लेकिन हम आदत से सिर्फ कंप्लेंट्स कलेक्ट करते हैं। किताब कहती है, ग्रैटिट्यूड स्ट्रेंथन्स द हार्ट, और स्ट्रॉन्ग हार्ट मच लॉन्ग लाइफ। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोगों में ग्रैटिट्यूड एक डेली रिचुअल है। वो नींद से उठते ही नेचर को थैंक यू कहते हैं, खाना खाने से पहले अप्रिशिएशन करते हैं, दूसरों की छोटी काइंडनेस को भी सेलिब्रेट करते हैं। इमेजिन, अगर हम भी दिन में सिर्फ 2 मिनट ग्रैटिट्यूड बोलना शुरू कर दें, तो हमारा दिन कितना लाइट हो जाएगा। यही छोटी सी आदत इकिगाई को क्लियर कर देती है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड मन का डस्ट साफ कर देती है, और मन साफ हो तो पर्पस की आवाज साफ सुनाई देती है। अब किताब में आता है एक सरप्राइजिंग लेसन, एंटी एजिंग सीक्रेट्स ऑफ द माइंड। ये सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। माइंड एक्टिव, बॉडी एक्टिव, हेल्थ स्ट्रॉन्ग, लार्ज लॉन्गर लाइफ। लेखकों ने देखा कि ओकिनावा के बुजुर्ग कभी माइंड को आइडल नहीं रहने देते। वो पजल्स खेलते हैं, कहानियां लिखते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, ओरिगामी बनाते हैं, चेस खेलते हैं, न्यू स्किल्स सीखते हैं। अब आप सोचेंगे, इस उम्र में सीखना, वाई? क्योंकि लर्निंग माइंड को यंग रखता है, ब्रेन को नई वायरिंग मिलती है, और ये न्यू वायरिंग लाइफ को लंबा बनाती है। किताब कहती है, लर्निंग कीप्स यू अलाइव फ्रॉम इनसाइड। अब सोचिए, हम अक्सर कहते हैं, अब सीखने की एज निकल गई, लेकिन ओकिनावा के 100 साल के लोग कहते हैं, सीखना एजलेस है। यही फर्क उनकी इकिगाई और हमारी टायर्ड लाइफ में है। अब एक और लवली बात, स्माइल थेरेपी। किताब कहती है, स्माइल केवल लिप्स की मूवमेंट नहीं, हार्ट की एनर्जी है। हम कई बार स्माइल को नॉर्मल चीज मान लेते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोगों का मानना है कि स्माइल लाइफ बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि स्माइल स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है, और हैप्पीनेस हार्मोन्स को बढ़ाती है। और जब स्ट्रेस कम हो जाए, तो बॉडी नेचुरली लाइट फील करती है। इमेजिन कीजिए, आपने किसी बुजुर्ग को देखा है जो हमेशा हल्की मुस्कान में रहता है। वो सैड नहीं होता, वो बस शांत होता है। यही शांत स्माइल इकिगाई का साइन है। किताब कहती है, अगर आप दिन में 5 बार कॉन्शियसली मुस्कुरा दें, तो आप अपने बॉडी को हीलिंग दे रहे होते हैं। अब सोचिए, ये कितना आसान है और कितना ब्यूटीफुल भी। अब हम पहुंचते हैं इकिगाई की गहराई में। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। किताब कहती है, अगर रिलेशनशिप सेटिस्फाइंग है, तो आदमी अपनी उम्र से ज्यादा जीता है। अब सोचिए, कितनी बार हम अपनी खुशी को सिर्फ करियर, मनी या सक्सेस से जोड़ देते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं, खुशी रिश्तों में छुपी है। क्यों? क्योंकि जब दिल कनेक्टेड हो, तो लाइफ वार्म होती है, और वार्म लाइफ लॉन्ग होती है। लेखकों ने इंटरव्यूज में सुना, मेरे पास पैसा कम है, लेकिन दोस्तों का प्यार बहुत है। मैंने हर मुश्किल अपनी कम्युनिटी के साथ फेस की है। मैं कभी अकेला नहीं रहा, इसीलिए मैं आज भी अलाइव फील करता हूं। अब सोचिए, किताब हमें सिर्फ लेसन नहीं दे रही, दिखा रही है कि रियल हैप्पीनेस कहाँ है। अब एक पॉइंट आता है जिसे सुनकर हर लिसनर को बहुत कनेक्शन महसूस होगा, वर्क लाइफ पर्पस। किताब कहती है, वर्क तभी मीनिंगफुल बनता है जब उसमें इमोशन हो। क्या आप नोटिस करते हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो जॉब उनके चेहरे से हैप्पीनेस ले लेती है। वो काम कर रहे हैं, लेकिन दिल नहीं लगा। क्यों?
क्योंकि काम में पर्पस मिसिंग है। लेकिन कुछ लोग वही काम करते हैं और उनका फेस ग्लो करता है। क्यों? क्योंकि वो काम उनके पर्पस से जुड़ा है। किताब कहती है काम तभी सार्थक लगता है जब आप उसे मीनिंग दें। इमेजिन कीजिए, आप कस्टमर सपोर्ट में हैं। अगर आप उसे सिर्फ जॉब समझें तो वो बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर आप इसे लोगों की हेल्प करने का तरीका समझें तो ये ब्यूटीफुल हो जाएगा। पर्पस मिल गया, यही इकिगाई है। और अब आते हैं एक मैजिकल कॉन्सेप्ट पर। फाइंड ब्यूटी इन एवरीडे लाइफ। हर दिन में छोटी ब्यूटी ढूंढो। किताब बताती है कि जापानी फिलॉसफी में एक शब्द है कंशा, मीनिंग अप्रिशिएशन। धूप, बारिश, छोटा पौधा, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई ओल्ड मेमोरी, कोई सॉन्ग, कोई स्माइल, कोई कप ऑफ टी। इन छोटी चीजों में ब्यूटी ढूंढना, यही कंशा है। और कंशा से माइंड ग्रेटफुल हो जाता है और ग्रेटफुल माइंड पर्पस को क्लियर महसूस करता है। अब सोचिए, कितना सुंदर है ये थॉट। ब्यूटी हर जगह है, बस दिल खोलकर देखिए। यही इकिगाई की असली आंखें हैं। दोस्तों, हम अब तक समझ चुके हैं कि इकिगाई क्या है। एक कारण, एक पर्पस, एक इनर स्पार्क जो हमें हर सुबह उठने की वजह देता है। अब किताब हमें अपने सबसे सोलफुल हिस्से में ले जाती है। वो हिस्सा जहां इकिगाई सिर्फ हैबिट नहीं, जिंदगी का असली मीनिंग बन जाता है। तो चलिए इस अंतिम यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किताब कहती है इकिगाई हमेशा लाउड नहीं होता। कई बार वो बहुत नरम, बहुत शांत, बहुत सिंपल होता है। अब सोचिए, हम अक्सर सोचते हैं कि पर्पोज का मतलब है कुछ बड़ा करना, बड़ा इम्पैक्ट, बड़ी अचीवमेंट। लेकिन ओकिनावा के लोग कहते हैं पर्पस वो है जो आपके दिल को रोज थोड़ा सा खुश कर दे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इमेज कीजिए, कोई बुजुर्ग सुबह उठकर अपने कोर्ट यार्ड में झाड़ू लगा रहा है, घर साफ हो रहा है, हवा में फ्रेशनेस है, उसके चेहरे पर स्माइल है। अब आप सोचें, क्या झाड़ू लगाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है? शायद नहीं। लेकिन क्या उसे खुशी मिल रही है? हाँ। क्या उसे लगता है कि उसका दिन मीनिंगफुल शुरू हुआ? हाँ। बस यही इकिगाई है। किताब कहती है मीनिंगफुल वर्क हाइड्स इन सिंपल मोमेंट्स। अब आते हैं एक और खूबसूरत कॉन्सेप्ट पर, हार्मनी विथ टाइम। ओकिनावा के लोग टाइम से लड़ते नहीं हैं, वो टाइम के साथ बहते हैं। वो कहते हैं जो समय दे उसे स्वीकार करो। अब सोचिए, हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत फास्ट भाग रहा है, इतना काम, इतना प्रेशर। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है टाइम एनिमी नहीं है, टाइम टीचर है। अगर हम उसके साथ हार्मनी में जिए तो लाइफ पीसफुल हो जाती है। लेखक बताते हैं कि जापानी लाइफस्टाइल में एक शब्द है माँ जियान, जिसका अर्थ है दो पलों के बीच की खाली जगह। माँ कहता है रुको, सांस लो, थोड़ा स्पेस बनाओ। इसी स्पेस में क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी से इकिगाई दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर हमारे दिन में थोड़ा सा माँ आ जाए तो लाइफ कितनी हल्की हो जाए। किताब का अगला हिस्सा हमें ले जाता है एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस, यानी ये समझना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। अब सोचिए, हम चीजों को पकड़ कर रखते हैं, खुशियां, मेमोरीज, रिलेशनशिप्स, जॉब्स, पोजेशंस। लेकिन
जापानीज फिलॉसफी कहती है लाइफ तभी ब्यूटीफुल है क्योंकि वो चेंजिंग है। अगर सब कुछ सेम रहे तो ब्यूटी खत्म हो जाएगी। किताब बताती है कि ओकिनावा के लोग किसी भी चीज के खत्म होने से डरते नहीं हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई रिलेशनशिप बदला, सीखा और आगे बढ़े। कोई सीजन बदला, फ्लो के साथ बदल गए। कोई काम बदला, पर्पस साथ ले लिया। कोई इंसान चला गया, लव को दिल में रखा, मेमोरी को आशीर्वाद की तरह संभाला। अब सोचिए, ये कितना गहरा विजडम है। हम आधुनिक लोग अक्सर चेंज से डरते हैं, लेकिन पुस्तक कहती है चेंज इज द रिदम ऑफ लाइफ। और इकिगाई वही इंसान ढूंढ पाता है जो चेंज को स्वीकार करना सीख लेता है। अब आते हैं किताब के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, मीनिंगफुल कम्युनिटी लाइफ। लेखक बताते हैं ओकिनावा में किसी भी इंसान का जन्म सिर्फ उसके घर का नहीं, उसके पूरे गांव का होता है। बच्चे अकेले नहीं बड़े होते, उनके पास पूरा कम्युनिटी सपोर्ट होता है। बुजुर्ग अकेले नहीं बैठते, उनके पास मुआई होता है। लोग अकेले मुश्किलें नहीं झेलते, चाय पीते पीते हल्की मुस्कान बांटते हैं, और उस मुस्कान में हीलिंग छुपी होती है। इमेज कीजिए, अगर किसी 98 साल की दादी माँ के दिन में भी 10 से 12 लोग आकर कैसी हैं आप पूछते हो, तो उसका दिल कितना खुश रहेगा। किताब कहती है कम्युनिटी गिव्स मीनिंग, मीनिंग गिव्स लाइफ। अब सोचिए, हम यहाँ अर्बन लाइफस्टाइल में कितनी बार अपने दिल की बात किसी को बताते हैं? बहुत कम। और जब दिल में बातें जमा होती जाए तो मन भारी हो जाता है। लेकिन जब आप अपना छोटा सा कम्युनिटी बनाते हैं तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। यही इकिगाई का सोशल डायमेंशन है। अब किताब एक बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल सवाल पूछती है, आपका आज किस चीज में सबसे ज्यादा टाइम जाता है? जो आंसर मिलेगा वही आपकी लाइफ की डायरेक्शन बता देगा। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी लाइफ में ज्यादा टाइम उस काम में जा रहा है जो आपको स्ट्रेस देता है, तो आप लाइफ से दूर जा रहे हैं। अगर टाइम उस काम में जा रहा है जो आपको पीसफुल रखता है, तो आप इकिगाई की ओर जा रहे हैं। अब सोचिए, हम अपने दिन को कितनी बार एग्जामिन करते हैं? बहुत कम। लेकिन किताब कहती है अगर आप रोज 5 मिनट ये सोच लें कि आज आपका सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था, तो आपका इकिगाई खुद रिवील होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा बेस्ट मोमेंट उस चीज से जुड़ा होता है जहां हमारा पर्पस छुपा है। अब आते हैं एक पावरफुल जापानी कॉन्सेप्ट पर, शोकुनिन स्पिरिट, यानी मास्टर क्राफ्ट्समैन का स्पिरिट। इसका मतलब है जो भी करो दिल से करो, ईमानदारी से करो, कला की तरह करो। किताब बताती है कि जापान में कारपेंटर भी सिर्फ कारपेंटर नहीं होता। वो कहता है मैं घर नहीं बनाता, मैं लोगों के सपनों को घर देता हूँ। गार्डनर्स कहते हैं मैं पौधे नहीं उगाता, मैं जीवन की खुशबू फैलाता हूँ। फिशरमैन कहते हैं मैं मछली नहीं पकड़ता, मैं अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करता हूँ। अब सोचिए, काम में इतनी भावनाएं डालना काम को बहुत मीनिंगफुल बना देता है। यही शौक इन स्पिरिट है, और यही किसी भी छोटे काम को इकिगाई की तरह शाइन करवाती है। अब एक इमोशनल मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू विथ 100 प्लस ईयर ओल्ड पीपल, जो इस किताब का सबसे मेस्मराइजिंग हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने दर्जनों बुजुर्ग लोगों से पूछा, आपकी लंबी उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? जवाब मिलता है, मैंने कभी अपनी स्माइल नहीं छोड़ी,
मैंने खुद को बिजी रखा, मैंने लोगों की मदद की, मैं हर दिन ग्रेटफुल रहा, मैंने अपने पैशन को जारी रखा। और एक दादी माँ ने कहा, मैं आज भी जी रही हूं क्योंकि कोई ना कोई मुझसे रोज कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, और जब तक लोग मुझसे कुछ उम्मीद रखते हैं, मैं जिंदा हूं। अब सोचिए, ये लाइन कितनी टचिंग है। हम सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन स्ट्रेस देती है, लेकिन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, लव वाली एक्सपेक्टेशन हमें जीवित भी रख सकती है। यही इकिगाई है, एक छोटा सा कारण, कोई छोटी सी उम्मीद और दिल से उठती हुई मुस्कान। अब हम किताब की फिलॉसफी को समेटने वाले सबसे अंतिम कंसेप्ट पर चलते हैं। लाइव लाइफ विथ पर्पस, नॉट प्रेशर। किताब कहती है, प्रेशर बाहर से आता है, पर्पस भीतर से आता है। अब सोचिए, हम कितनी बार प्रेशर में डिसीजंस लेते हैं। जॉब का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, सक्सेस का प्रेशर। लेकिन पर्पस, वो हमारे सोल की लैंग्वेज है। वो कहती है, क्या मेरा दिल इस काम में खोलता है? क्या मैं इस काम से दुनिया में काइंडनेस ला रहा हूं? क्या मैं इससे थोड़ा बेहतर वर्जन बन रहा हूं? पर्पस और प्रेशर का फर्क इतना सिंपल है। प्रेशर में काम भारी लगता है, पर्पस में काम हल्का लगता है, और वही हल्कापन इकिगाई की पहचान है। अब दोस्तों, हम अंतिम मोमेंट्स में पहुंच गए हैं। लेखक की अंतिम सलाह, इकिगाई ढूंढो, उसे छोटा रखो, उसे रोज जियो, उसे दिल से महसूस करो, और उसे दुनिया से शेयर करो। इकिगाई कोई बिग मिशन नहीं, न कोई बड़ी स्टोरी, न कोई बड़ा ड्रीम। इकिगाई सिर्फ इतना है, आज मैं किस काम में खुशी पा सकता हूं, और कैसे इस खुशी को दुनिया में बांट सकता हूं। बस यही जिंदगी का सार है, यही ओकिनावा की स्माइल है, यही इस किताब की रोशनी है। और इसी रोशनी के साथ हमारी इकिगाई की सोलफुल यात्रा यहां समाप्त होती है। आपने मेरे साथ इस खूबसूरत, भावनात्मक, दिल छूने वाली कहानी सुनी, और मैं दिल से चाहती हूं कि यह कहानी आपकी जिंदगी में भी शांति, क्लैरिटी, पर्पस और छोटी-छोटी खुशियों की चमक लेकर आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताइए अगली कौन सी किताब आप जस्ट रीड पर सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।